मैं आपसे यही विनती करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिएगा। विद्यार्थी मेहनत अपने हिसाब से बराबर ही करता है, थोड़ा कम या कोई थोड़ा ज़्यादा। लेकिन एक विद्यार्थी की रणनीति अगर परीक्षा के अनुरूप है तो वो सफल हो जाता है, और वहीं एक दूसरा विद्यार्थी मेहनत उतना ही करता है लेकिन अगर उसकी रणनीति सही नहीं है तो वो असफल हो जाता है। तो मैं यूपीएससी की तैयारी करने वाले वैसे छात्र जो बेसिक एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं या उसका लेक्चर देखना चाहते हैं, उनसे अपील करेंगे कि आप ये क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड के द्वारा विश्वास लर्निंग ऐप पर जाइए और वहां देखिए कि ये 499 में 1 साल के वैलिडिटी का हमारे पास कोर्स है या नहीं, आकि खाली हम यहाँ झूठे प्रमोशन कर रहे हैं अब वहां 2000 निकल जाए। तो ऐसा नहीं होगा, 500 रुपया में ही आपको ये कोर्स मिलेगा। कई विद्यार्थी रणनीति सही बना लेते हैं लेकिन जब टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, पढ़ते वो भी 8 घंटे ही हैं, लेकिन अगर वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं तो वो परीक्षा में असफल हो जाते हैं। और अगर एक दूसरा विद्यार्थी टाइम मैनेजमेंट कर लिया, समय प्रबंधन, तो वो सफल हो जाता है। वाले वैसे विद्यार्थी जो एनसीईआरटी एक बार पढ़ लिए हैं, उनको ये रिकमेंड करूंगा कि एनसीईआरटी प्रश्नों के माध्यम से सामान्य विज्ञान, जो कि बुक शिल्प इंडिया पब्लिकेशन से निकली है और इसका लेखक मैं ही हूं, रजनीश सिंह तोमर। इसमें टोटल अध्याय 25 हैं और हर एक अध्याय में 30 प्रश्न है। प्रश्न के पीछे व्याख्यात्मक हल भी है, तो आप इसको खरीद करके और अपने तैयारी को जांच सकते हैं कि आपकी तैयारी एनसीईआरटी में कैसी है। यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को विश्वास लर्निंग ऐप में रजनीश सिंह तोमर का राम राम। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पिछले 2 दिन पहले यूपीएससी 2025 का कैलेंडर जारी कर दिया है। तो जैसे ही कैलेंडर जारी हुआ, अब जो विद्यार्थी 2025 के लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि हमको यूपीएससी की परीक्षा देनी है, तो उनके सामने 2 प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पहला, रणनीति। हर विद्यार्थी मेहनत अपने हिसाब से बराबर ही करता है, थोड़ा कम या कोई थोड़ा ज्यादा। लेकिन एक विद्यार्थी की रणनीति अगर परीक्षा के अनुरूप है तो वो सफल हो जाता है, और वहीं एक दूसरा विद्यार्थी मेहनत उतना ही करता है लेकिन अगर उसकी रणनीति सही नहीं है तो वो असफल हो जाता है। और दूसरा, कई विद्यार्थी रणनीति सही बना लेते हैं लेकिन जब टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, पढ़ते वो भी 8 घंटे ही हैं, लेकिन अगर वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं तो वो परीक्षा में असफल हो जाते हैं। और अगर एक दूसरा विद्यार्थी टाइम मैनेजमेंट कर लिया, समय प्रबंधन, तो वो सफल हो जाता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में वैसे बच्चे जो यूपीएससी 2025 में सिविल सेवा परीक्षा देना चाह रहे हैं, उनको यही बताएंगे कि सटीक रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए और आपका समय प्रबंधन क्या होना चाहिए। सबसे पहले, कुछ भी बताने के पहले मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पहले तो सटीक रणनीति ये है कि कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक के एनसीईआरटी का एक रीडिंग तो कम से कम आपका होना चाहिए। वैसे दूसरी बार में थोड़ा स्पीड, तीसरे बार में उससे थोड़ा स्पीड, अगर आप 3 बार रीडिंग कर सकें तो वो ज्यादा बढ़िया है, ज्यादा बेहतर है। इसलिए सबसे पहला स्टेज तो यही है कि पहले आप 2-3 महीना लगा करके एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। उसके बाद जो यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है, उस सिलेबस के आधार पर पढ़िए और मेंस परीक्षा के सिलेबस के आधार पर। तो मैं सिलसिलेवार ढंग से आपको बताऊंगा
रणनीति और प्रबंधन आपका समय ना बिगड़े, इसके लिए हम आगे बढ़ें। सबसे पहले रणनीति बनाने के पूर्व सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि किस तारीख को कौन सी रणनीति बनानी होगी। तो उसके लिए हमको यूपीएससी के नोटिफिकेशन को देखना पड़ेगा या कैलेंडर को देखना होगा। तो नोटिफिकेशन तो अगले साल आएगा, तब तक तो सब निकल गया रहेगा। तो आज हम कैलेंडर के हिसाब से देखने का प्रयास करेंगे। तो पहले कैलेंडर जाने, तब रणनीति और हम इसकी बात करेंगे। दोस्तों, सिविल सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन 22 जनवरी 2025 को आएगा। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 11 फरवरी है 2025 और प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 25/5/2025 है। मैं आज वीडियो बना रहा हूं तो 26 तारीख या 27 तारीख, तो लमसम 1 साल मान के चलिए। लेकिन मेरा यह मानना है दोस्तों, इसको 1 साल नहीं गिनिएगा, इसको 11 महीने गिनिएगा, क्योंकि यही है सटीक रणनीति। क्योंकि अंतिम का 1 महीना रिवीजन किया जाता है, ना कि कोई नया चीज पढ़ा जाता है। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए हमारे पास 11 महीने हैं। ये आप अपने कॉपी में बढ़िया से नोट करिएगा। और मुख्य परीक्षा 22 अगस्त को होने जा रहा है। तैयारी तो दोनों होना चाहिए, वरना पीटी पास करके ये 3 महीना में क्या कर लीजिएगा। और दूसरा, इसका रिजल्ट आया और उसके बाद अगर मेन सोचिएगा तो कुछ बचा ही नहीं उस साल के लिए। अभी से दोनों की रणनीति आपको बनानी होगी। तो पहले यही ध्यान रखना है कि 11 महीने अपने पास प्रीलिम्स के लिए है। फिर अंतिम का 1 महीना तो हम मेंस पढ़ ही नहीं पाएंगे, और उसके बाद 3 महीना जो है उसमें से भी अंतिम 1.5 महीना रिवीजन का होगा। तो 11 महीना में 1.5 महीना और जोड़ दीजिए तो 13.5 महीना मेंस के लिए है। लेकिन पहली बार परीक्षा देने वाले लड़के को फरवरी में मेंस नहीं पढ़ना चाहिए, जनवरी के बाद उसको प्रीलिम्स ही करना चाहिए पहली बार। तो मेंस देने वालों के पास तो जनवरी है और आगे का 1.5 महीना है। तो अगर देखा जाए तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 10.5 महीना, 11 महीना मैंने दोनों में अपने पास है। अब हम कैसे रणनीति बनाएंगे? अगर हमको ये पता ही नहीं होगा कि प्रारंभिक परीक्षा में किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो पहले ये जान लीजिए, फिर हम आपको रणनीति और प्रबंधन बताएंगे। उसके पहले दोस्तों मैं एक बता दूं आपको कि यूपीएससी में हिंदी माध्यम के तैयारी करने वाले छात्रों के समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विश्वास लर्निंग ऐप में, जिसका कि ये क्यूआर कोड है, आप इसके माध्यम से वहां जा सकते हैं। एक एनसीईआरटी का 1000 घंटे का कोर्स है मात्र 499 रुपया में, और एक यूपीएससी प्रीलिम्स का भी कोर्स है, उसमें वो भी 1000 घंटे का ही है। उसमें अभी कुछ क्लासेस बाकी है, वो भी 499 रुपया में है। तो आप इस कोड के द्वारा, और देख रहे होंगे ये कोड हर पन्ने में डाल दिए हैं स्लाइड में, आप विश्वास लर्निंग ऐप पर जाइए और वहां विभिन्न कोर्सों को देखिए, दूसरे कोर्स से अनुभव करिए, तुलना करिए, और फिर आप ये कोर्स परचेज करके चाहें तो अपनी तैयारी को नई उड़ान दे सकते हैं। सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि यूपीएससी के सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा जो है सीएसपी, ये 400 नंबर का होता है।
जिसमें जनरल स्टडीज 1 के 200 मार्क और जनरल स्टडीज 2 के 200 मार्क। 1 में 100 क्वेश्चन होता है 2 मार्क का और 2 में 80 क्वेश्चन होता है 2.5 मार्क का। इसी को हम क्लास वाले लोग सीसेट के नाम से बुलाते हैं। ये जो है पेपर 2, इसमें आपको क्वालिफाई करना है 33% यानी 66.7 अन्यथा 67 मार्क, लेकिन मेरिट बनेगा आपका इससे। यहां तो पहले इतना लाना होगा GS2 में, फिर मेरिट बनेगा GS1 से। तो 200 मार्क का जो हमारा GS1 है, अगर हम लास्ट ईयर का मेरिट देखें तो 75 पॉइंट समथिंग है, यानी कि अगर हम इसको पॉइंट में ना बोल के डायरेक्ट करें, ज्यादा से ज्यादा 76 मार्क है। और 76 मार्क के लिए हमको 38 क्वेश्चन ही बनाना है प्लस माइनस करके, क्योंकि 2 मार्क का एक। अब रणनीति और प्रबंधन बाद में, पहले थोड़ा हम सिलेबस समझें, ये क्वेश्चन समझें। तो अब 100 क्वेश्चन में से पहला पार्ट है भारत का इतिहास, जिससे 18 प्रश्न हर एक साल आता है। प्राचीन भारत को अच्छे से पढ़ लीजिए, 5 क्वेश्चन होता है। मध्यकालीन को चाहें तो पढ़िए, नहीं चाहें तो पीटी के लिए मत पढ़िए, एक रीडिंग दे लीजिए, लेकिन हम बात कर रहे हैं रिवीजन के समय। आधुनिक भारत जरूर पढ़िए, क्योंकि ये दोनों मिलकर 15 क्वेश्चन बन जाता है। और चूंकि संस्कृति मेंस में भी है, तो इसको भी पढ़ा करिए। तो प्राचीन भारत, आधुनिक भारत और संस्कृति पर हम विशेष ध्यान देंगे, तो 17 प्रश्न तो हमको परीक्षा में पकड़ाए गए। इसके बाद है हमारा भूगोल, 10 क्वेश्चन। भौतिक भूगोल से 2 प्रश्न है, लेकिन हम जानते हैं कि मुख्य परीक्षा में भी भौतिक भूगोल से सवाल होता है। चक्रवात, सुनामी, पर्वत, ये सब, तो इसीलिए इसको बढ़िया से पढ़िएगा। और उसके बाद भारत का भूगोल जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो आपके 9 प्रश्न तो पक्का हो जाएंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी हम इसलिए लड़के को हमेशा कहते हैं पढ़ने के लिए कि ये इंटरनेशनल रिलेशन में मदद करता है। अब आइए दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि यूपीएससी की तैयारी जब भी आप शुरू करते हैं तो आपके लिए सबसे पहला और बेसिक बुक्स है एनसीईआरटी। मुझे ऐसा लगता है कि भारत के लगभग बच्चे के घर में एनसीईआरटी की किताबें हैं, क्योंकि हम सभी मार्गदर्शक कहते हैं कि आप पढ़िए। बच्चे पढ़ भी लेते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद उनकी तैयारी कहाँ है ये चेक करने के लिए उनके पास एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न का मार्केट में अभाव है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने एनसीईआरटी प्रश्नों के माध्यम से एक सीरीज शुरू किया है। यह टोटल 9 क्वेश्चन का 9 पार्ट में आएगा। छठा से लेकर के 10वां तक का 4 पार्ट है, विज्ञान, भूगोल, इतिहास, इकोनॉमिक्स और राज व्यवस्था। 11-12 में जाने के बाद कल्चर का एक पार्ट, फिर वैसे इतिहास, भूगोल, विज्ञान, ऐसे करके। तो ये पहला सीरीज है एनसीईआरटी प्रश्नों के माध्यम से सामान्य विज्ञान। इसमें अध्याय 25 हैं, इसमें पृष्ठ 216 है और इसका कीमत 272 रुपया है। यह किताब बुक शिल्प इंडिया पब्लिकेशन से छपी है और इसका लेखक मैं ही हूं, रजनीश सिंह तोमर। ज्ञान वर्ल्ड पे भी ये अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी ये अवेलेबल है और राय बुक शॉप का यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया हुआ है 9891605090। तो आप यहाँ पर भी ये किताब ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। इसकी दूसरी सीरीज
आज अब आपके सामने हम बोल रहे हैं तो वहां प्रेस में छप चुका है, इसलिए अब इसके बाद वाला जब भी कोई वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें भूगोल भी आपको दिखेगा। तो मैं आज यूपीएससी की तैयारी करने वाले वैसे विद्यार्थी जो एनसीईआरटी एक बार पढ़ लिए हैं, उनको ये रिकमेंड करूंगा कि एनसीईआरटी प्रश्नों के माध्यम से सामान्य विज्ञान, जो कि बुक शिल्प इंडिया पब्लिकेशन से निकली है और इसका लेखक मैं ही हूं, रजनीश सिंह तोमर। इसमें टोटल अध्याय 25 हैं और हर एक अध्याय में 30 प्रश्न है। प्रश्न के पीछे व्याख्यात्मक हल भी है, तो आप इसको खरीद करके और अपने तैयारी को जांच सकते हैं कि आपकी तैयारी एनसीईआरटी में कैसी है। अब आइए तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट में आप देख रहे हैं कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी 12 प्रश्न है। हमेशा 5 प्रश्न तो परंपरागत ही होता है, ट्रेडिशनल, यानी जो सिलेबस लिखा है उसी पर आधारित ट्रेडिशनल, और 7 क्वेश्चन करंट का होता है। तो मैं करंट के लिए यहां पर लिख देता हूं, जिससे कि आपको आइडिया लगे आगे कि हमको कितना करना है। ये है 7 क्वेश्चन। अब दोस्तों आगे बढ़े हम लोग। भारतीय राज व्यवस्था, पॉलिटी। राज व्यवस्था में 17 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, जिसमें संविधान से अकेला 11 प्रश्न। 10 प्रश्न मॉडर्न इंडिया तक पहुंचने के लिए जितना पन्ना आप पढ़िएगा, उससे कम पेज में 11 क्वेश्चन आप संविधान से बना दीजिएगा। पंचायती राज से 1 प्रश्न होता है। सरकार की जो पॉलिसी है उससे 1 प्रश्न होता है। अधिकार और मुद्दे से 1 प्रश्न होता है। और मैं ये बता दूं दोस्तों कि यह एक एवरेज है, कोई साल किसी में 2 ज्यादा और कम हो सकता है, और करंट 3 है। तो लोक नीति, अधिकार, मुद्दे और करंट सब करंट ही होता है, यानी अगला जो 5 क्वेश्चन है वो भी आपका करंट है यहां पे। अब आइए दोस्तों, इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, और दोस्तों ये क्यूआर कोड भी है, जहां आप अपने मोबाइल में इसको स्कैन करके विश्वास लर्निंग ऐप पर जाकर के आप मात्र 500 रुपया में एनसीईआरटी का कोर्स और जीएस का कोर्स देख सकते हैं। इसमें परंपरागत क्वेश्चन 11 होता है, यानी लाल एंड लाल को अगर अच्छे से पढ़ लिया जाए तो 11 प्रश्न कहीं नहीं जाएगा। करंट से 12 प्रश्न होता है, तो मैं यहां 12 लिख दूं। अब आइए दोस्तों, सामान्य विज्ञान 17 प्रश्न। फिजिक्स 1 प्रश्न। तो मेरा मानना है कि पहली बार रीडिंग दे लिए हैं तो ठीक, दोबारा देने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री 1 प्रश्न। बायोलॉजी 2 प्रश्न। मेन विज्ञान और टेक्नोलॉजी जो पढ़ाएंगे वो होगा, और इस 13 में कम से कम 9 सवाल करंट ही होता है। लेकिन ये साइंस एंड टेक का करंट है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। अभी मैंने आपको बताया कि विश्वास लर्निंग ऐप पर एनसीईआरटी कोर्स कक्षा 6 से 12 तक हमने रिकॉर्डेड बैच लॉन्च किया है, जिसमें कोर्स पूरा हो चुका है। इसकी वैलिडिटी जो है 1 साल की है, और ये 499 रुपया में है। 1000 घंटे की क्लासेस है, जिसमें इतिहास, राज व्यवस्था, अर्थशास्त्र, भूगोल, विज्ञान और समाजशास्त्र अवेलेबल है। आपको इतने टॉपिक को हमने कवर किया है। तो मैं यूपीएससी की तैयारी करने वाले वैसे छात्र जो बेसिक एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं या उसका लेक्चर देखना चाहते हैं, उनसे अपील करेंगे कि आप ये क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड के द्वारा विश्वास लर्निंग ऐप पर जाइए और वहां देखिए कि ये 499 में 1 साल के वैलिडिटी का हमारे पास कोर्स है या नहीं, ताकि खाली हम यहां झूठे प्रमोशन कर रहे हैं।
अब वहां 2000 निकल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। 500 रुपया में ही आपको ये कोर्स मिलेगा। अब आइए, अब है असली करंट, 7वां टॉपिक, भारत से 8 और विश्व से 4। इसका मतलब कि 12 क्वेश्चन यहां भी करंट से। तो अगर हम जोड़ें तो 12 12 24, 12 तिया 36 और 9 45 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का है। और यहां पर जो आप करंट पढ़ रहे हैं वो नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। वो वाला करंट तो 12 क्वेश्चन, आपको पॉलिटी में जाकर के घटना देखना है। जैसे आज मैं एक उदाहरण बता दूं कि मान लीजिए सूरत में इस लोकसभा चुनाव में 2024 में सभी पार्टी विड्रॉ कर लिया और निर्वाचन आयोग अब जो बचे हुए एक कैंडिडेट थे उनको वो क्या कहते हैं, निर्विरोध चुनाव माने विजेता घोषित कर दिए। अब एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में इस पे दर्ज हुआ कि साहब सब कहां विड्रॉ किया, नोटा तो नहीं किया विड्रॉ। तो चुनाव कैंडिडेट वर्सेस नोटा होना चाहिए ना, कि दोनों में कौन आगे है। देख लीजिए, अब जन प्रतिनिधित्व कानून से रिलेटेड सबका क्वेश्चन यहां पर आने लगेगा। तो यहां पर वो वाला क्वेश्चन है। तो करंट ये बड़ा पार्ट है, लेकिन इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये 3 तो आपको अच्छे से करना ही होगा। और देखिए उससे आप 57 क्वेश्चन पहुंच जाते हैं। अगर इसके बाद आप या तो ज्योग्राफी या तो इन्वायरमेंट, जो आपको अच्छा लगे, तो 66 या 68 में आप, 67 या 69 में आप रहेंगे। अब इसमें प्लस माइनस करके आपको जो है 40 सही करना है और साथ में करंट का बैकअप लीजिए। तो अब हम लोग इसको जानने के बाद शुरू करते हैं कि हमारी सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए। तो रणनीति में सबसे पहला भाग ये है कि पहली रणनीति ये होनी चाहिए कि पीटी और मेंस की तैयारी अलग अलग नहीं करनी है। अलग का मतलब कि पीटी होगा तब मेंस करेंगे, तब तो आपका वो वाला अटेम्प्ट ऐसे ही चला गया। आपको अभी से लगना पड़ेगा पीटी और मेंस दोनों में। पहला रणनीति ये कहता है। तो सबसे पहले क्या करिए, उन सब्जेक्ट को उठाइए, हम एक नाम लिखे ज्योग्राफी, जो पीटी में भी हो और मेंस में भी हो। तो इससे क्या होगा कि दोनों की तैयारी आप साथ साथ शुरू कर देंगे। अब मान लीजिए भारत का भूगोल का चैप्टर 1 पढ़े, तो अब देखते हैं 10 साल के सवाल में कि उस चैप्टर से कोई प्रश्न आया है क्या। तो पहले ये उठाना है। अगर ऐसे तो देख लीजिए, उसके बाद हिस्ट्री है जो प्री और मेन दोनों में है, पॉलिटी है जो प्री और मेन दोनों में है, इकोनॉमी है जो कि प्री और मेन दोनों में है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जो कि प्री और मेन दोनों में है। तो ऐसे बहुत से टॉपिक हैं जो आप पीटी के साथ साथ मेंस जो है, ये देखिए पर्यावरण है जो कि दोनों में है। आप इस दोनों को ऑब्जेक्टिव इसलिए पहले पढ़ना चाहिए कि पहले फैक्ट्स मजबूत करिए, उसके बाद आंसर लिख पाइएगा। अब मान लीजिए कि ज्योग्राफी का पीटी पूरा करके हम एक रेस्ट लेना चाहते हैं कि हिस्ट्री पीटी पढ़ें, अब मेंस में कुछ और पढ़ें। तो फिर उसके लिए दूसरा ऑप्शन ये हो कि दूसरा अब ऐसा टॉपिक उठाइए जो पीटी में है ही नहीं, क्योंकि ये तो आप प्रीलिम्स पढ़िए या नहीं पढ़िए, आपको मेंस में पढ़ने पड़ेगा। तो इस तरह से आप
पहले रणनीति ये बनाइए। थोड़े दिन जब आप ये पढ़ लेंगे और आपके अंदर शब्द, कंटेंट सब कुछ आ जाएगा, तब आप ऐसे की तैयारी करिए। पहला स्टेप क्या हुआ, प्रीलिम्स के जो सब्जेक्ट हैं उससे मेंस के सब्जेक्ट को पढ़ेंगे साथ में, और बीच बीच में अगर ऐसा लगा कि इधर प्री वाला पढ़ने में देर हो रहा है तो एक आध सब्जेक्ट डायरेक्ट मेंस वाला ले लेंगे। पेपर 4 अभी नहीं लेंगे, पेपर 4 छोड़कर जब हमारा वो तैयार हो जाए तो हम निबंध की ओर बढ़ेंगे, और निबंध के साथ हम जीएस का पेपर 4 देखेंगे। ये हो गया एक रणनीति। दूसरी रणनीति क्या है कि हम ऑप्शनल पेपर को पैरेलल तैयार करेंगे। ऑप्शनल पेपर अब कैसे लेना है, क्या लेना है, उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे आगे, लेकिन ऑप्शनल पेपर जो भी लिए उसको आपको दिसंबर तक पूरा करना पड़ेगा। तो सटीक रणनीति में दूसरा पार्ट ये है। और तीसरी रणनीति ये है कि इतना सारा मेंस वाला जो काम करना है वो मई से लेकर के जनवरी के बीच में कर लेना है। मई 2024 से जनवरी 2025 के बीच में, यह है सटीक रणनीति। और फरवरी से लेकर के मार्च 2025 तक, सॉरी अप्रैल 2025 तक जितना पढ़े थे मेंस पीटी वाला, उसको जो है एक एक टॉपिक वाइज शुरू करें, फिर से पढ़ना। और अप्रैल टू मई ये जो एक महीना है, इसमें हम पेपर बनाएं और खुद को जांचें कि हमारा पोजीशन क्या है, और अपने को रिवाइज करें जो टॉपिक हमारा कमजोर है। अब दोस्तों सबसे ज्यादा जो समस्या आता है वो है समय प्रबंधन। तो आपने देखा कि अपने पास कायदे से 11 महीना प्री में है और 11 महीना मेंस में है। दोनों में बराबर ही है, गिन के बता दिए। तो 11 महीना जो मेंस में है उसमें एक सब्जेक्ट पर हमको कितना टाइम मिलने वाला है, आज जरा उसको देख लें। उतने ही समय में इसको खत्म करेंगे तब हम 25 का एग्जाम दे पाएंगे। तो सब्जेक्ट खाली पहले लिख रहे हैं। पहला है GS1। GS1 में 3 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल इशू। अगर सोशल इशू थोड़ा छोटा है तो हिस्ट्री थोड़ा बड़ा है पढ़ने के लिए, वर्ल्ड हिस्ट्री उसमें आ जाता है। GS2, GS2 के अंदर 3 सब्जेक्ट, एक पूरा पॉलिटी अपने आप में, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहिए या सरकार का जो है कामकाज वो कहिए, और तीसरा इंडिया एंड वर्ल्ड। GS3 में ऐसे तो 4 है, लेकिन वो लेंथ के हिसाब से 3 ही है। पर्यावरण और आंतरिक सुरक्षा मिला के एक सब्जेक्ट के बराबर का टाइम लगेगा, और इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो 3 है। अब आइए GS4 में। GS4 को हम 2 सब्जेक्ट में बांटेंगे लेंथ के हिसाब से। एक होगा केस स्टडी वाला मेहनत, और एक होगा जो बाकी उनका सिलेबस है वो। केस स्टडी भी आपको तैयार करना है। तो अगर जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 11 सब्जेक्ट हो गए। टॉपिक हम लोग कहते हैं बट ये सब्जेक्ट हो गया। 5वां, निबंध अपने आप में एक टॉपिक है। तो जीएस और ऐसे मिलकर के हो गए 12 सब्जेक्ट। और छठा है हमारा ऑप्शनल, हम कोई भी लें।
4 सब्जेक्ट है वो अकेला अपने आप में। एक पूरा प्राचीन भारत, एक पूरा आधुनिक भारत, एक पूरा मध्यकालीन, एक पूरा जो है वर्ल्ड। कोई विषय लेके देखिए, हम तो पाली भी पढ़ाए हैं, हिस्ट्री भी पढ़ाए हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ाए हैं, ऑप्शनल में सब पढ़ाए हैं, हमको पता है। कहीं भी जाइएगा 4 गो विषय है वो सब मिला करके। तो कुल मिलाकर के 16 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है फ्री में। अब महीना कितना है? 11। तो 11 महीना गुना 30 दिन, अब भागा 16 सब्जेक्ट। ठीक ना? 16 दूना 32 नहीं होता है, लेकिन आप पे रहम अगर कर दें हम कि चलो कोई बात नहीं है, 2 से भाग लगा देते हैं, तो 22 दिन आपके पास एक सब्जेक्ट में मिलता है। और हमारा कैलकुलेशन कहता है 18 दिन, क्योंकि महीना में 2 दिन तो डिस्टर्ब होता ही है आदमी अपने लाइफ में, कोई न कोई 2 दिन का पढ़ाई कि घर में कोई गार्जियन के दोस्त आ गए, उसमें जाना है, ये करना है उसमें। तो आपको सोच कर देखिए 54 दिन में GS1 खत्म करना है। आइए आप पे रहम कर दें तो 60 दिन, 20 वाला भी मान लें। 60 दिन में पेपर 2, 60 दिन में पेपर 3, 60 दिन में पेपर 4। ऐसे में मान लीजिए आप अगर 60 दिन नहीं लगाइएगा तो वो दिन अगर इधर दे दीजिए, माने किसी भी कैलकुलेशन में 70-80 दिन से ज्यादा मेंस में एक विषय पे नहीं मिल रहा है। अभी दिन बहुत ज्यादा लग रहा है, अभी बताते हैं ना अगला। अब आइए प्रीलिम्स के 11 मंथ में कितना टाइम मिल रहा है। पहला हिस्ट्री, मान लीजिए मेडिवल इंडिया छोड़ दीजिएगा तो भी 3, एंशिएंट मॉडर्न और कल्चर। दूसरा ज्योग्राफी, मान लीजिए वर्ल्ड छोड़ दीजिएगा तो भी 2। तीसरा पॉलिटी, मान लेते हैं 1। चौथा इकोनॉमी, मान लेते हैं 1। पांचवा पर्यावरण 1। जनरल साइंस, मान लिए कि आप साइंस एंड टेक छोड़कर अगर दूसरे पे नहीं ध्यान दीजिए तो 1 नहीं तो 2 है। आप अगर करंट अफेयर्स पर ध्यान दे रहे हैं तो ये तो 2 विषय के बराबर अकेला है, 3 विषय भी हो जाएगा अगर बढ़िया से देखा जाए तो। समय की बात कर तो 5 1 6 1 7 1 8 1 9 3 12 और नहीं तो 11 विषय तो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 30 दिन हमारे पास है एक विषय पर। यहां पर 60 दिन और यहां पर 30 दिन। आप जरा सोच के देखिएगा, अब आपको लगेगा कि बहुत है। आप अगर औसतन कोचिंग में समय बिता रहे हैं तो वो है 4 से 6 घंटे किसी भी हाल में। कुछ भी कर लीजिए, कोचिंग का टाइम आपका 4 से 6 घंटे है, तो हम मैक्सिमम मान लेते हैं 6 घंटे। और एक आदमी अगर 1 साल तक 12 घंटे तो उसको पढ़ना ही चाहिए, बहुत समय है। 10 घंटे मतलब 12 घंटा आपको बाकी सब कुछ करने के लिए दे दिए। 8 घंटा ना तबीयत से सोइए, तब भी नहीं कुछ बिगड़ता है। हम ज्यादा समय बर्बाद करते हैं ये वाला 12 घंटा। आदमी 12 घंटा जो है 8 घंटा अगर सोएगा तब भी 4 घंटा बाकी स्नान ध्यान भोजन सबके लिए है। तो 4 घंटा है पर डे, वो कम नहीं है। तो 6 + 6, अब गिनिएगा इस 6 घंटे में अभी से लेकर के दिसंबर तक तो मेंस को 4 देना चाहिए, अब पीटी को 2 देना चाहिए।
और जब आप फरवरी में पहुंच जाएंगे तब तो 6 का 6 पीटी को ही देना है। तो आप जरा गिन लीजिए कि 11 महीना में आप 44 इंटू 30 1320 घंटे में आपको सब कुछ पढ़ना है। कितना था? 16 था ना सब्जेक्ट, यानी 80-90 घंटा है आपके पास एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। कम नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहें तो मतलब एकदम आइडियल है, न ज्यादा न कम। और ये 2 घंटा अभी अप्रैल है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 9 महीना 2 घंटा पढ़िएगा तब 540 घंटा होता है। फरवरी मार्च अप्रैल जो है 6 घंटा पढ़िएगा 3 महीना, तो अगला 540 फिर होता है, 1080 घंटा है आपके पास। और यहाँ 11 है, बल्कि हम लिखते समय एक मिस्टेक कर दिए, एगो गणित भी विषय रख लीजिएगा, 12 है। एक्चुअली सीसेट को हम अलग कर दिए थे, लेकिन करना नहीं चाहिए, परीक्षा का भाग है। तो देख लीजिए, 12 96 वर्णमा टोटल से 80-90 घंटा इसमें भी है। यहां 80 घंटा हिस्ट्री को नहीं है, प्राचीन भारत को है। क्योंकि यहां तो आपको क्या किए हैं, इतिहास में ना 2 लिख दिए हैं, 3। 80 घंटा आधुनिक भारत को है, 80 घंटा भारत के भूगोल को है। तो अगर आप एक बार पढ़ लिए हैं ये सब विषय तो समझ लीजिए कि कम से कम अगर भूगोल ही आप पढ़ लिए तो अब दोबारा थोड़े 160 घंटा लगेगा आपको फिजिकल और इंडिया में, वो वाला तो कम हो गया, तो नया वाला पर दे दीजिए समय। और अगर आप मान लीजिए कि एक बार पूरे पढ़े हुए हैं तब तक कितना घंटा है, तो अगर आप टाइम को मैनेजमेंट करके इस तरीके से तैयार करिएगा तो मेरा ये मानना है, क्योंकि हम लोग पुराने टीचर हैं, मैं आपको थोड़ा परिचय दे दूं अपना, उसके बाद आगे बढ़ूं। मेरा नाम रजनीश सिंह तोमर है। मैं वर्ष 2000 से आईएएस की तैयारी करने वाले छात्रों को मार्गदर्शन दे रहा हूं, यानी मेरे पास 23 साल कंप्लीट हो चुका है जो अनुभव है, और 24वां साल चल रहा है। 2000 ईस्वी से 2013 तक 13 साल हमने भी दिल्ली के मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर में इसको तैयारी कराया है लड़कों को। उसके पहले वही मुखर्जी नगर और क्या कहते हैं नेहरू बिहार में रह करके मैं भी तैयारी ही किया हूं। मेरी पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय से हुई है, तो मेरे पास अथाह अनुभव है। हमने 2 बार सिलेबस बदलते हुए अपने लाइफ में देखा है, एक बार 2000 में और एक बार 2010 में, और तीसरा वाला भी हम लोग पैटर्न देखे हैं, क्योंकि जो 92 में बदला था तो 95 में हम लोग तैयारी करते थे तो वही पैटर्न देख के करते थे। तो हम लोगों के पास 3 पैटर्न का अनुभव है, जिसमें 2 बदलाव को भी अपने नजर के सामने देखे कि कैसे चेंज होता है। और हमारे भी मार्गदर्शन में 100 से ज्यादा विद्यार्थी आईएएस आईपीएस हुआ है। वो अलग बात है कि हम लोग इस चीज को ज्यादा प्रचार नहीं करते हैं। आप टीचर को देखिए, वो आपको कैसे पढ़ाता है, वो इंपॉर्टेंट है। तो मेरा ये मानना है, इसीलिए हम लोग दावा नहीं करेंगे। दावा करता है नया वाला आजकल का टीचर। मेरा मानना है कि अगर आप इस वे में जाएंगे तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप प्रीलिम्स में 100 में 60 बना देंगे, लेकिन 40 और 45 के बीच में जरूर रहेंगे, जो कि पास करने से काफी ऊपर है। और अगर आप इस डायरेक्शन से करते हैं तो मेरा मानना है कि अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं ना, तो भी 800 मार्क अप्रोच कर सकते हैं। 750 से 800 में कहीं जाकर के रुकिएगा, यानी 747 इंटरव्यू कॉल आता है उसके आसपास। सेकंड थर्ड टाइमर हैं तो एक बार ये आप अपना के देखिए, आप 850 पार कर जाएंगे। तो आज आपको हमने
ये जो कैलेंडर आया है, इस कैलेंडर के आधार पर इस 1 साल में कैसे तैयारी करिएगा उसके बारे में बताए। और अंत में आपने पूरा सुना, तो इसके लिए आपको धन्यवाद ही कहेंगे। और मैं आपसे यही विनती करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।